साल 1945 क्रिसमस ईव के दिन जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 10 बच्चों के साथ अपने फेटविले वेस्ट वर्जीनिया वाले घर में थे। ये परिवार जो छुट्टियां मनाने निकले थे, इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ने वाली है। एक हादसा, एक भयानक आग न केवल इनके घर को राख कर देगी, बल्कि इनके 5 बच्चों को इनसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। पर यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये हादसा एक रहस्य है। दरअसल यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि आग बुझने के बाद जब अंदर ढूंढा गया तो 5 में से एक भी बच्चे की शरीर नहीं मिली। तो आखिर कहाँ गए सॉडर फैमिली के ये बच्चे? क्या इस दुर्घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस हादसे से जुड़ी कई थियरीज और कई स्पेकुलेशंस है, और आज की वीडियो में हम इस हादसे को गहराई से जानते हुए इसके हर क्लू पे ध्यान रखेंगे, साथ ही जितनी भी पॉसिबल थियरीज है उनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर ये सॉडर्स थे कौन? दोस्तों, सॉडर परिवार अपने सोसाइटी के रेस्पेक्टेबल लोगों में आते थे। जॉर्ज सॉडर, जिनका असली नाम जियोर्जो सोदू था, वो 13 साल की उम्र में इटली से यूएस आए थे। सॉडर ने इवेंचुअली यूएस में अपनी ट्रकिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने जेनी सिप्रियानी से 1922 में शादी कर ली और इनकी जो कंपनी थी वो तरक्की कर गई। इसके बाद सॉडर्स फेटविले से कुछ ही दूर सेटल हो गए। बहुत जल्दी सॉडर्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मिडिल क्लास फैमिलीज अराउंड की लिस्ट में आ चुके थे। पर जॉर्ज काफी ओपिनियनेटेड आदमी थे। वो अपनी स्ट्रॉन्ग और हार्श ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से कभी पीछे नहीं हटता था। इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ जॉर्ज के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की वजह से इटालियन इमिग्रेंट कम्युनिटी में कई लोगों को उनसे नफरत थी। तो ये तो बात हुई सॉडर्स की, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस हादसे वाली रात क्या हुआ था? 24 दिसंबर 1945 की शाम पूरी फैमिली ने एक साथ सेलिब्रेट किया। घर के सबसे बड़े बच्चों को देर तक जागने की परमिशन दी गई थी, जबकि जॉर्ज, जेनी और उनका सबसे छोटा बच्चा जल्दी सो गए थे। रात के करीब 1 बजे जेनी की नींद एक अजीब फोन कॉल से खुली। Hello? Who? Is this the home of Alicia? No, this is Jenny Sodder. Who are you? एक औरत की आवाज ने किसी अनजाने का नाम पूछा, हंसने लगी एंड देन फोन रख दिया। जेनी इसे एक शरारती कॉल मानकर वापस सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने छत पे कुछ गोल गोल घूमने की आवाज को सुना। थोड़ी ही देर में इनके घर में धुआं भरने लग गया था। जॉर्ज और जेनी किसी तरह 4 बच्चों के साथ बच निकले, लेकिन 5 बच्चे अंदर ही रह गए। इनमें थे 14 साल की मॉरिस, 12 साल की मार्था, 9 साल की लुइस, 8 साल की जेनी और 5 साल की बेटी। जॉर्ज ने इन 5 को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग काबू से बाहर जा चुका था। अब यहाँ एक वियर्ड बात भी हुई। बेसिकली जॉर्ज ने अपनी घर की खिड़की को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की और इस क्रम में उन्हें काफी ज्यादा चोट भी आया। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए घर के एटिक में रखी सीढ़ियों को ढूंढने लगे, पर वो सीढ़ी वहां से गायब थी। उसने सोचा कि वो अपने ट्रक्स के सहारे घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की को एक्सेस कर लेंगे, बट देन अचानक से उनके सारे ट्रक्स बंद पड़ गए। एंड में जॉर्ज की आंखों के सामने उनका घर जल गया और वो खुद कुछ नहीं कर पाए। उस रात उनकी किस्मत बहुत खराब थी, या फिर अगर ये किसी की साजिश थी तो ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। इनफैक्ट फायर डिपार्टमेंट में मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से वो भी टाइम पे नहीं पहुंच पाए और ये हादसा हो गया। तो अगली सुबह का दर्दनाक नजारा देख सब घबराए हुए थे, पर जब फायर फाइटर ने घर चेक किया तो कहीं भी कोई ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले। आग का कारण फॉल्टी वायरिंग बताया गया, लेकिन जॉर्ज ने मेंशन किया कि कैसे इस केस के जुरर्स में से एक आदमी ने कुछ ही दिनों पहले जॉर्ज को धमकी दी थी। उसने जॉर्ज से कहा था कि अगर वो अपनी एंटी म्यूसोलिनी वाली बातें बंद नहीं करेगा तो जॉर्ज का घर जल जाएगा, इनफैक्ट उसके बच्चे भी चले जाएंगे, ऐसा उसने कहा था। तो ऐसे में उस रात जो घटनाएं हुई वो सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक प्री प्लान्ड मूव? उस रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कई थियरीज हैं, जिनमें से सबसे प्लॉजिबल ये 3 थियरीज हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली थियरी सबसे सीधी थियरी है, जो कि कहती है कि बच्चे आग में ही समाप्त हो गए। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनके रिमेन्स कैसे खत्म हो गए? जवाब यही है कि समहाउ वो भी खत्म हो गए या फिर जगह से हटा दिए गए। मतलब कुछ यहाँ बहुत इधर उधर नहीं हुआ है, सब कुछ सिमिलर वे में हुआ है जैसा हमें बताया गया। बट देन आप सोच के देखो, ये जो थियरी है वो फिजिक्स
फिजिकल एविडेंस की कमी के कारण कमजोर पड़ती है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर टेम्परेचर हाई इनफ रही होगी तो पॉसिबल है कि ह्यूमन बॉडी का हर पार्ट पूरी तरह जल गया होगा। एंड दिस इंक्लूड्स द बोन्स, पर पांचों में से एक का भी कोई भी रिमेन्स ना मिलना, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। इसीलिए हम आते हैं दूसरी थ्योरी पे जो कि कई लोग मानते हैं, और उनका क्या मानना है? बच्चों को किडनैप किया गया था। जॉर्ज को धमकियां तो मिली ही थी कि उसका घर जल जाएगा और उसके बच्चे भी चले जाएंगे, तो शायद उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बोला। कुछ आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग उस रात उन्होंने सॉडर घर के पास एक अजीब गाड़ी को भी देखा था। सो ये सेकंड थ्योरी कहती है कि बच्चों को पहले ही किडनैप करके निकाल लिया गया एंड देन ये घर जला दिया गया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि घर जलने में ही बच्चे मारे गए, लेकिन बच्चे एक्चुअली कहीं और होंगे, कहीं और मारे गए होंगे या फिर जिंदा होंगे, पता नहीं, बट घर में तो नहीं थे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ, जो कि क्लियरली कहती है कि जॉर्ज का इटालियन कम्युनिटी से रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, तो जॉर्ज के बच्चों का गायब होना या घर जलना, इसमें एक्चुअली में माफिया इन्वॉल्व थी। तभी सब कुछ इतना वेल प्लान था और कहीं कोई सबूत भी नहीं मिला। तो हाँ, ये थी 3 मोस्ट प्लॉसिबल थियरीज, लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि हादसे के बाद क्या क्या हुआ। सॉडर्स किसी तरह वापस अपनी लाइफ को संभालने में लग गए। उन्होंने कई बार ऑफिशियल केस रिजल्ट्स पर सवाल उठाए और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि अगर आग एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से लगी थी तो उनके घर में आग लगने के कई मिनट्स बाद तक उनकी क्रिसमस वाली लाइट्स कैसे जलती रही। मतलब अगर वायरिंग प्रॉब्लम थी तो घर के पावर्स तो बंद हो जाने चाहिए थे ना। फिर उन्हें वो सीढ़ी भी मिली जो उस रात गायब हो गई थी। वो घर से 23 मीटर दूर एक पुल के नीचे मिली। देन एक टेलीफोन रिपेयरमैन ने सॉडर्स को बताया कि घर का फोन लाइन आग में जला नहीं था। मतलब उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि फोन लाइन जल गया होगा, बट जला नहीं था, किसी ने काट दिया था। आग वाली रात सॉडर्स के नेबर्स ने एक आदमी को उनकी प्रॉपर्टी से ब्लॉक और टैकल चोरी करते देखा था। जब वो आदमी पकड़ा गया तो उसने चोरी एडमिट कर ली और कहा कि उसने ही फोन लाइन काटी थी। वो उसे पावर लाइन समझ लिया था, लेकिन उसने कहा कि आग से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। इस आदमी की बातें भी काफी शेडी लगती है, बट प्रूफ न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सका। जेनी को मॉरिस के इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि बच्चों की बॉडी का कोई निशान आग में नहीं बचा था। उन्होंने देखा कि घर के कई सामान जैसे टिन की छत के टुकड़े, वो सब अब भी पहचाने जा सकते थे। जेनी ने एक न्यूज़पेपर में ऐसे ही एक घर में लगी आग के बारे में पढ़ा था जिसमें 7 लोग समाप्त हुए थे और उन सब के स्केलेटल रिमेन्स मिले थे। जेनी ने जानवरों की हड्डियां को भी जलाया ये देखने के लिए कि वो पूरी तरह से जलते हैं या नहीं, बट नो वन सरप्राइज, वो कभी भी पूरी तरह से नहीं जले। उन्होंने एक लोकल क्रिमेशन वर्कर से कांटेक्ट भी किया था ये पता करने के लिए कि इंसान की हड्डियां किस टेम्परेचर पे जलती है। उस वर्कर ने बताया कि हड्डियां 2000 फ़ारेनहाइट यानी कि 1090 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे तक जलने पे भी बची रहेंगी, जबकि घर की आग इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंची थी। फैमिली किसी तरह मूव ऑन कर ही रही थी जब 1946 में कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए और इन डेवलपमेंट से उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो गया। क्या बिलीफ? कि उनके बच्चे जिंदा हैं। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने सॉडर बच्चों को देखा था। एक दूसरी महिला ने कहा कि उसने अगली सुबह उन्हें एक रेस्ट स्टॉप में नाश्ता करते देखा था। 1949 में जॉर्ज ने एक एक्सकवेशन करवाई जिसमें कुछ बोन फ्रैगमेंट्स मिले जो एक 16-17 साल के इंसान के वर्टिब्रा थे, लेकिन उन्होंने किसी सॉडर बच्चे से मैच नहीं किया। सॉडर्स ने सालों तक उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने बच्चों की फोटो फ्लैश छपवाए और केस को सुलझाने वाली जानकारी के लिए $5000 का इनाम रखा। इनफैक्ट इस इनाम को जल्द ही दुगना भी कर दिया गया था। 1952 में उन्होंने अपने घर पे भी एक बिलबोर्ड लगाया। सॉडर फैमिली के लगाए हुए बिलबोर्ड आज यूएस रूट 19 से गुजरती ट्रैफिक के लिए एक लैंडमार्क बन गया है। ये यूएस रूट 19 आज का स्टेट रूट 16 है। सॉडर फैमिली की कांस्टेंट कोशिशों का नतीजा हुआ कि उनके पास उनके बच्चों के साइटिंग की रिपोर्ट्स आने लगी। इडा क्रचफील्ड नाम की महिला जो चार्ल्सटन वेस्ट वर्जीनिया में एक होटल चलाती थी, उन्होंने दावा किया कि उसने आग के लगभग 1 हफ्ते बाद बच्चों को देखा था। उन्होंने बताया कि बच्चे आधे रात के करीब आए थे, जिनके साथ 2 आदमी थे, 2 औरत थे और ये जो लोग बच्चे के साथ थे वो सभी दिखने में इटालियन लग रहे थे। इसके बाद 1967 में जेनी को एक यंग आदमी की फोटो मेल से मिली। इस मेल के पीछे क्या लिखा था? यहाँ लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, लिल बॉयज, A90132 और 35। फोटो में जो लड़का था वो गायब बेटे लुइस से मिलता जुलता था। सॉडर्स ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को इस सब के बारे में पता करने के लिए हायर किया और सबसे हैरानी वाली बात ये कि वो इन्वेस्टिगेटर बिना पता छोड़े ही गायब हो गया।
अब इस मामले में एक्सपर्ट्स की भी कई राय है, जैसे आग में बच्चों के रिमेन्स पूरी तरह खत्म हो जाना इम्पॉसिबल है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हड्डियां मिलनी चाहिए थी। साथ ही थॉरो इन्वेस्टिगेशन की कमी और एविडेंस का जल्दी से डिस्पोज करना भी शक पैदा करता है। वैसे एक बात यह भी है कि सॉडर्स ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जॉर्ज देश भर में सफर करते रहे, लीड्स का पीछा करते रहे। जेनी भी अपनी पूरी जिंदगी काले कपड़े पहनती रही। जॉर्ज और जेनी के बाद उनके जीवित बच्चों ने तलाश जारी रखी। तो हाँ, सॉडर चिल्ड्रन का गायब होना एक दुखदाई और परेशान करने वाला रहस्य ही बना हुआ है। इन सारी बातों को सोचकर बस एक ही सवाल मन में आता है, एंड दैट इज कि 1945 के उस क्रिसमस ईव को एक्चुअली में क्या हुआ था। शायद कहीं ना कहीं कोई अभी भी सच्चाई जानता है, और ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कभी आएगी भी या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। वैसे इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही थी सॉडर फैमिली की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। कई डिकेड्स लंबी जस्टिस और क्लोजर की खोज अब भी जारी है। लाइक आई सेड, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी थियरी सही लगी। मैंने 3 यहाँ बताई है और आप यहाँ अपनी थियरीज भी बता सकते हैं। इस सब के लिए कमेंट सेक्शन खुला है जिसका आप इस्तेमाल कीजिए। साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।